गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू वीवी स्टडी। तो आज हम लोग अपना यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी का। यूनिट 3 आप लोग पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अभी तक हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स बनाना तो सीख लिया है कि किस तरीके से हम लोग को फाइनल अकाउंट्स बनाना है। फाइनल अकाउंट्स से अपन का ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। इसके बाद हम लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम लोग बना चुके हैं उसका एनालिसिस करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के छोड़ दिया है तो वो किसी काम के नहीं जब तक हम उनका एनालिसिस ना करें। एनालिसिस हम लोग क्यों करते हैं? एनालिसिस हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोगों को आगे के डिसीजन मेकिंग में आसानी रहे। हम लोग को बिजनेस में बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने होते हैं। अगर मुझे प्रॉफिट हुआ है तो मैं इस प्रॉफिट को कहाँ कहाँ खर्च करूँगी, ये सारे डिसीजंस मेरे को हेल्प करते हैं। ये सारे डिसीजंस लेने में कोई सारे टूल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। तो आज हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के सारे टूल्स पढ़ेंगे एक एक करके। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने के लिए आपके पास टोटल 5 टूल्स अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट टूल है आपका रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या होता है? जब हम लोग दो अकाउंटिंग वेरिएबल्स को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बना के डिवाइड करते हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग रेशियोज, ठीक है, या रेशियो एनालिसिस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सारे करंट एसेट्स ले लूँ, ठीक है, सारे करंट एसेट्स ले लूँ, उनका टोटल अगर मेरा आ रहा है 400, और अगर मैं सारी अपनी करंट लायबिलिटीज़ ले लेती हूँ उसका टोटल आ रहा है 800, तो इसका जो आंसर आएगा हमारा 1/2 आएगा, मतलब 1:2। तो ये मेरा एक रेशियो है जिसको मैं बोलती हूँ करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। ऐसे ही हम लोग डिटेल जब पढ़ेंगे इस चीज़ के तो हम लोग सारे रेशियोज डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये एग्जाम्पल के नाम पर अगर हम लोग देखें तो मेरे करंट एसेट्स हैं 400, करंट लायबिलिटीज़ हैं 800। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 1:2, 1/2, दैट इज़ 1:2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास 2 रुपये की लायबिलिटीज़ हैं तो उसको लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए मेरे पास, हर 2 रुपये की लाइबिलिटी को पे करने के लिए मेरे पास 1 रुपये अवेलेबल है। तो ये हमारा हुआ रेशियो एनालिसिस। उसके बाद हमारा आता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? जब मैं कंपनी के अलग अलग स्टेटमेंट्स को कंपेयर करूं। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर ये फाइंड आउट करना है कि इस साल का मेरा प्रॉफिट, इस साल की मेरी सेल्स, इस साल का मेरा प्रोडक्शन पिछले साल से किस तरीके से बेहतर है, तो ये सारी चीज़ें मुझे बताते हैं मेरे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। कंपेयर करना मतलब क्या होता है कि मैं ये तुलना कर रही हूँ मैं चीज़ों की कि मेरे को लास्ट ईयर में कितना सेल्स हुई, इस साल कितना सेल्स हुई, तो दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर मेरा टारगेट मीट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें मेरे को कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस बनाने से समझ आती हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स हम क्यों बनाते हैं? जब मुझे 2 फर्म्स का कंपैरिजन करना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक मार्कर मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री हूँ तो मेरे को दूसरी मार्कर मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करूँगी, मैं अपने कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करने के लिए हम लोग बनाते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट है कैश फ्लो एनालिसिस। बिजनेस में कितना कैश मेरे पास प्रेजेंट है आज की डेट में, वो हम लोग फाइंड आउट करने के लिए कैश फ्लो एनालिसिस बनाते हैं। एग्जैक्ट अमाउंट कैश कितना मेरे पास है, लिक्विडिटी कितनी है मेरे बिजनेस की, ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बनाते हैं कैश फ्लो। नेक्स्ट है फंड फ्लो एनालिसिस। फंड्स क्या होता है बिजनेस में कि मेरे पास कैपिटल के नाम पर कितना पैसा आया और मैंने उस कैपिटल को बिजनेस की पूरी साइकिल में एक साल भर में कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया। तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। तो इन सारी चीज़ों को अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब हम समझते हैं रेशियो एनालिसिस को थोड़ा सा डिटेल में। रेशियोज मैंने आप लोगों को बता दिया था क्या होता है। जब हम लोग एक कोई न्यूमरेटर वैल्यू लेते हैं और एक डिनोमिनेटर वैल्यू लेते हैं अकाउंटिंग टर्म से रिलेटेड, जब हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है किसी भी चीज़ का रेशियो। अब रेशियो कितने टाइप्स के होते हैं? तो यहाँ पर हमारे पास 4 टाइप के रेशियोज़ हैं। सबसे पहला है जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसमें हम लोग का आता है नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, मतलब हम लोग जनरली जितना भी प्रॉफिट अर्न करते हैं बिजनेस में विद रिस्पेक्ट टू सेल्स, तो उसमें सारे अपन के जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आ जाते हैं। फिर आता है एक और ओनली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, मतलब जिसमें हम लोग कोर प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं कि शेयर होल्डर्स को हम लोग कितना प्रॉफिट दे रहे हैं बिजनेस में। ये हमारे बिजनेस के आने वाले सारे प्रॉफिट्स हैं और ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले सारे प्रॉफिट्स आ जाते हैं यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है हमारा टर्नओवर रेशियोज। टर्नओवर मतलब कि मेरे बिजनेस में कितना टर्नओवर हो रहा है। अगर मैं स्टॉक है मेरे पास, तो स्टॉक मेरे पास कितना है विद रिस्पेक्ट टू मेरी सेल्स। या इसका एक और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का सिनोनिम होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो दोनों ही एक ही बात होती है। ऐसे ही डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो,
रेशियो, ये कुछ इसके और एग्जांपल्स हो गए। मतलब मैं अपने डेटर्स विद रिस्पेक्ट टू सेल्स कितना हो रहा है मेरा रेशियो दोनों चीज़ों का, इनमें रेशियो आपका हाई होना चाहिए हमेशा। हाई क्यों होगा, हाई क्यों होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपने सेल्स करा उतनी ज़्यादा आपकी डेटर्स भी बढ़ने चाहिए साथ साथ में। दोनों ही चीज़ें कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। जो बंदा कैश में पैसा दे रहा है दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और जो बंदा कुछ टाइम के बाद पैसा दे रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि उससे क्या लिक्विडिटी हमारे साल भर महीना भर बनी रहती है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं से पेमेंट आ जाती है बिजनेस में। तो लिक्विडिटी अच्छी बनी रहे इसलिए हम लोग टर्नओवर रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। फिर एक अलग ही कैटेगरी आती है लिक्विडिटी रेशियोज की, मेरे बिजनेस में कितनी लिक्विडिटी है, ये तो हम लोग ट्राई करते हैं कि कैसे हम लोग लिक्विडिटी को बढ़ाएं। लेकिन लिक्विडिटी मेजर हम लोग कब करेंगे, इन वाले रेशियोज में। इसका एग्जांपल हमारा हो जाता है करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। इन सब के फॉर्मूलेज जो भी हैं, आपको टोटल 12 to 13 रेशियोज आएंगे। इन सब के कैटेगरीज अगर हम लोग क्लब कर लें तो उनके सबके फॉर्मूलेज जो हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, जिससे आप लोगों को और आसानी होगी। आप लोग फॉर्मूलेज लर्न करके एग्जाम में आपको डायरेक्ट बोलेंगे कि फाइंड आउट दिस रेशियो और आपको सारा उसका डेटा दे देंगे। तो आप लोगों को जो भी फॉर्मूले में जो भी आइटम्स चाहिए होंगे वो आप लोगों को बैलेंस शीट में से ढूंढने हैं, एंड जस्ट यू हैव टू डिवाइड बोथ, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग अब अपना कैश फ्लो एनालिसिस और फंड फ्लो एनालिसिस को डिटेल में पढ़ते हैं। कैश फ्लो एनालिसिस में हम लोग 3 टाइप की एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट एक्टिविटी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, थर्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कौन से आइटम्स आते हैं जो मेरे बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल डेटर्स आ गया, क्रेडिटर्स आ गया, वर्किंग कैपिटल आ गया, जितने भी मेरे रिजर्व्स हो गए, रिजर्व्स मैंने बनाए, डेप्रिसिएशन हो गए, ये सारी चीज़ जो मेरे बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ उसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग मतलब मेरे बिजनेस में जितना भी मेरे पास फंड है वो मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रही हूँ। इन्वेस्टमेंट में सारे मेरे एसेट्स आ जाते हैं, ठीक है। एसेट मतलब क्या, जैसे लैंड में अपन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करा, हम लोगों ने बिल्डिंग खरीदी, हम लोगों ने स्टॉक खरीदा, तो ये सारी चीज़ें जो है मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाती है। आपने किसी दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे हैं, दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तो जितना भी पैसा आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ से आपको रिटर्न्स आने वाले हैं वो सारी हमारी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। थर्ड होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंस मतलब क्या होता है, कैपिटल जो भी मेरे बिजनेस का है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सारी कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी कि मैंने कहाँ से पैसा लाया, कहाँ मैंने खर्चा किया। अगर मैंने बैंक से लोन लिया था 10 करोड़ रुपए का तो मैंने उसमें से 2 करोड़ का पे कर दिए। तो ये सारी एक्टिविटीज़ मेरी किस कैटेगरी की हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको हम इन 3 कैटेगरीज में ही कैटेगराइजेशन उसका कर सकते हैं, और कोई चौथी एक्टिविटी नहीं होती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अभी आपको बेस बता देती हूँ कि आपको क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे और आपको किस तरीके फॉर्मेट में आपको पुट करना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आप लोगों को क्या होगा कि इसको आप लोग ए नाम दोगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को बी नाम दोगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को सी नाम दोगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट्स गिवन होंगी 2 ईयर्स की। आपको उनमें से ऑपरेटिंग से रिलेटेड जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस कैटेगरी में आपको पुट करनी है, सारी लिखनी है चीज़ें। आपको यहाँ से एक आंसर मिलेगा, सबको प्लस माइनस करने के बाद उसको आप नाम दोगे ए। फिर आप लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब जितने भी एसेट से रिलेटेड आपके जितने भी आइटम्स होंगे बैलेंस शीट में, आपने खरीदे हैं एसेट, बेचे हैं, वो सारी चीज़ें आपको जो है सेकेंड वाले पोर्शन में लिखनी है, तो उसको आप नाम दोगे, उसके आंसर को आप नाम दोगे बी। थर्ड आपका है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जितने भी आपने लोन्स लिए हैं या लोन रीपे करा है उसमें जो भी आपके चेंजेस आ रहे हैं वो सारे आपको नोट डाउन करने हैं थर्ड पार्ट में, जिसका आंसर को आप नाम दोगे सी। अब आपको आखिरी में क्या करना है, जितने भी आपको आंसर्स मिलेंगे तो आपको इन सबको प्लस करना है, ए प्लस बी प्लस सी करना है। अब इसमें एक और चीज़ आपको प्लस करनी है, जितनी भी आपके पास कैश अवेलेबल है अभी बिजनेस में, ठीक है। आपको मैंने आप लोगों को बताया बैलेंस शीट आपको कितने 2 ईयर्स की गिवन होगी, तो एक पुराना साल होगा एक नया साल होगा, तो इसमें प्रीवियस ईयर का कैश आप प्लस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा ना वो करंट ईयर का कैश आएगा इन सबको करने के बाद। यहाँ से आपका चेक भी हो जाएगा कि आपने सही करा है कि नहीं। अगर आपको इन तीनों को प्लस करोगे और प्रीवियस ईयर का कैश भी इसमें प्लस कर दोगे, अगर आपका करंट ईयर का कैश नहीं आ रहा है मतलब आपने कोई ना कोई गड़बड़ करी है कहीं ना कहीं। ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन होता है एग्जाम का, क्योंकि इसमें आपको चेक भी आप कर सकते हो कि आपने सही किया कि नहीं। अगर आपने करेक्ट किया, अगर आपका ये चीज़ हो गई एंड में, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, कोई नहीं काट सकता कहीं पर भी मार्क्स आपके। तो ये एक बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे फॉर्मेट्स वगैरह अवेलेबल है, उससे आपको और आसानी हो जाएगी।
आगे हम बढ़ते हैं फंड फ्लो एनालिसिस की तरफ। फंड फ्लो एनालिसिस में हम लोग दो लेजर्स बनाते हैं, एक हमारा होता है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और एक हमारा होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मतलब कहाँ कहाँ से पैसा एंटर हो रहा है बिजनेस में, इसमें हम लोग का सारा आ जाएगा, लोन्स आ जाएंगे, शेयर्स आ जाएंगे, डिबेंचर्स आ जाएंगे, सारी चीज़ें जहाँ जहाँ से मेरे पास पैसा आ रहा है बिजनेस में, ठीक है, ये सारे मैंने यहाँ पे लिख लिए। अब इन पैसों का यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है, मैंने यहाँ अगर बैंक से लोन लिया तो मैंने उसको क्या करा बैंक का लोन लेकर, अगर मैंने शेयर्स के थ्रू पैसा उठाया मार्केट से तो मैंने उन पैसों का किया क्या, अगर मैंने डिबेंचर्स इशू करे हैं मार्केट में तो उन डिबेंचर्स से जो पैसा मिला मुझे मैंने उसको यूटिलाइज कहाँ किया, उसका सारा यूटिलाइजेशन एप्लीकेशन आपका आ जाता है इसमें। तो इससे आपको क्या एक क्लैरिटी मिल जाती है आप लोगों को कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ हम लोगों ने उसको इस्तेमाल किया। कई बार जो बिजनेस के इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपका फंड फ्लो एनालिसिस चेक करते हैं ये जानने के लिए कि अगर आपको किसी ने पैसा दिया है तो आपने उस पैसे का किया क्या आखिर में।